Okay, very warm good morning to everyone. So once again, we are here, one another seminar, which is going to be conducted by our resource persons from Physics and Chemistry department. So this webinar will be based on the preparation of NEET, that how can you prepare in well and proper manner for the examination of NEET. Okay, so let me introduce with today's resource persons. So today's resource person, Mr. Sulabh Singh and Mr. Rohit. So without wasting your time, okay, now I would like to call Mr. Sulabh Singh to present his presentation. So I welcome Mr. Sulabh Singh. Yes, sir, please. Good morning to all of you. Yes, can you hear me? Very good morning, beta. Very good morning. Just a second. Screen share हो गया है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ओके जो आज का वेबिनार है इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बोर्ड को हम लोग कैसे बैलेंस करें नीट और जेई के साथ, राइट? मेन टारगेट नीट और जेई को क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए, हम लोग इस पे फोकस करेंगे, है ना? तो देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं मेन से, जेई मेन से, फिर नीट की बात बताएंगे, फिर एनटीएससी की बात बताएंगे, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है? तो पहले स्टार्ट करते हैं बेटा जेई मेंस से। जेई मेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना कि जेई मेंस क्या है। जो जेई मेंस होता है इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी पर्सन जो 12th पास है या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम उन्होंने पास किया है तो आईआईटी वाला अपनो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो पेपर दे सकता है, राइट? 12th होना चाहिए और उसके पास सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट में जेई मेंस के लिए उनके पास होना चाहिए बेटा पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और पहले का जो तरीका था जेई मेंस का, अब थोड़ा सा उसमें बहुत सारी चीजें चेंज आ गई है। अब हम लोग 3 कंसेक्यूटिव ईयर में पेपर दे सकते हैं। जैसे आप लोग जो भी स्टूडेंट इस साल 12th में है वो 2 ईयर और पेपर दे सकते हैं। और जेई ने देखिए कितना बेहतरीन कंसेप्ट स्टार्ट किया है। अब 1 साल में वो 4 टाइम पेपर करा रहा है। 1 साल में अब 4 टाइम पेपर करा रहा है। अगर मान लो आपका फर्स्ट जेई मेंस का पेपर नहीं अच्छा गया, आप सेकंड में बेस्ट करो, इवन थर्ड में बेस्ट करो, या आप फोर्थ में बेस्ट करो, आप किसी 4 में आपको बेस्ट करना है, राइट? ऐसा नहीं कि पहले तो देखो आपको 1 साल में वन ईयर में केवल 1 एग्जाम मिलता था, एक बार आपको पेपर में अटेंड करने का मौका मिलता था बस। नाउ डे आप 1 साल में 4 टाइम इस पेपर को दे सकते हो, राइट? हो सकता है कि फर्स्ट पेपर में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, उसको आप सेकंड पेपर में, सेकंड से थर्ड पेपर में, थर्ड से फोर्थ पेपर में, राइट? अब देखिए जैसे आईआईटी जेई ये होता क्या है, आप एडमिशन तो बीटेक में लेंगे। अब देखिए कई सारे लोग होते हैं जैसे स्टेट बोर्ड से बीटेक कर रहे हैं, है ना? स्टेट बोर्ड से आप बीटेक कर लो, या स्टेट से बहुत सारे आपकी यूनिवर्सिटी है जो बीटेक कराती है। बट एक आईआईटी और एक एनआईटी को आप किसी अदर से कंपेयर करोगे तो एक जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट? देखो अब अभी आप लोग देखो आरकेआईएस के स्टूडेंट हो, आपके हिमाचल में बहुत सारे स्कूल चल रहे होंगे, बट डिग्री तो सब सेम ही हो रहे हैं। मोस्टली सभी लोग 10th पास होंगे, 12th पास होंगे, बट आरकेआईएस के स्टूडेंट और अदर स्टूडेंट में जमीन आसमान का डिफरेंट हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे जो क्वालिटी मेंटेन करके बच्चे जाते हैं, अगर आप स्कूल को कंपेयर करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। तो सेम चीज यही है, बीटेक की डिग्री तो सभी दे रहे हैं। बीटेक की डिग्री तो आपके जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं या फिर जो भी यूनिवर्सिटी चल रही है सभी बीटेक की डिग्री देती है। बट आपको चाहिए क्वालिटी, अगर क्वालिटी चाहिए तो आपके लिए आईआईटी या एनआईटी, आईआईटी या एनआईटी अगर बीटेक के लिए। मैं अभी बहुत सारे ऑप्शंस आपको बता रहा हूं। तो देखिए क्योंकि देखो हमारा आपको पता है कि एशिया का सबसे टफेस्ट पेपर होता है बीटेक। एशिया में देखा जाए तो 12th लेवल के बाद सबसे टफेस्ट पेपर होता है, क्लियर? और अब दूसरा ऑप्शन आता है आपके नीट का। नीट में क्या होना चाहिए? नीट का फुल फॉर्म सबको पता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, हमारे आज की डेट में देखो लोग नीट पे ज्यादा इंटरेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आप देखोगे कि इंजीनियरिंग सेक्टर का स्कोप गिर गया है। जैसे कैंपस सिलेक्शंस बहुत कम हो रहे हैं,
ये सारी चीजें। और आजकल तो कोरोना चल रहा है तो हर सेक्टर में वो चल रही है। तो नीट के लिए क्या क्या चाहिए? पीसीबी चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और नीट में क्या क्या कोर्स ऑफर होता है? एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट सर्जरी, बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये सारे कोर्स है। इंडिया में जैसे देखो एमबीबीएस का बहुत ज्यादा स्कोप है। बीएमएस, बीयूएमएस जितनी आपकी गल्फ कंट्री मिलेंगी, जैसे सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, यहाँ पे इन सब का बहुत स्कोप है। बीएमएस है, बीयूएमएस है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग ये है। अब बात आती है जो सबसे ज्यादा मुझे फोकस करना है आज के लेक्चर में, एनटीएससी। क्यों? क्योंकि एनटीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अपने आप को एक तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जितने हमारे 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, मैटर ये नहीं करता कि आप पेपर को क्वालिफाई करो, यहाँ पे मैटर ये कर रहा है कि कितने लोग पेपर को दे रहे हो। आप पेपर देने का तरीका सीखो, पेपर देने की स्ट्रैटेजी पे फोकस करो। एनटीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे देखो आपको यहाँ पे जितने हमारे स्टूडेंट हैं सबको फोकस करना है नीट और जेई पे, बट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उनको नीट और जेई में फोकस करा दोगे तो बहुत सारी चीजें डाइवर्ट हो जाएगी। एक एनटीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 9th और 10th के स्टूडेंट, जितने भी 9th and 10th के स्टूडेंट हैं, मेरे हिसाब से तो सबको भरना चाहिए, सबको। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अपने आप को जज कर सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में आपकी वैल्यू क्या है, आप कहां पे खड़े हो, आप स्टेट लेवल पे आपकी रैंक क्या है, आप ऑल ओवर AIR ऑल ओवर इंडिया रैंक पे आपकी रैंक क्या है। तो जितने भी 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, आप इस चीज पे ना फोकस करो कि मेरा एनटीएससी में हुआ कि नहीं हुआ, बट एटलीस्ट आप पेपर सभी लोग तैयारी करो। जब आप एनटीएससी की तैयारी करोगे, जैसे देखो फिजिक्स है, आप पढ़ रहे हो, 10th और 9th का ही फिजिक्स है, बट उनके पेपर, उनके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंट आ जाएगा। आप क्वेश्चनिंग देखोगे तो क्वेश्चन का लेवल देखोगे, सेम चीज आपको बोर्ड में आएगी, काफी सिंपल रहेगी। वही चीज जब आपको यहाँ पे आएगा वो थोड़ा सा कंसेप्ट बेस आएगा। तो आप ये देखो कि अभी तक जो आपने पढ़ा है क्या वो कंसेप्ट बेस है कि नहीं, क्या उसको आप कहीं पे अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो सबसे पहला टारगेट आप रखो। यहाँ पे जितने भी 9th और 10th के स्टूडेंट है, प्लीज सभी एनटीएससी का फॉर्म जरूर भरो। यहाँ पे ये मत देखो कि मेरा रिजल्ट आया कि नहीं आया, ये मैटर ही नहीं करता, रिजल्ट का कोई मैटर नहीं है, बट आप अपने आप को जज करो कि हमारी वैल्यू स्टेट लेवल पे या इंडिया लेवल पे क्या है। पहले हमारा जजमेंट होना चाहिए ना कि मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं, हमारी वैल्यू क्या है ना। तो आप देखिए एनटीएससी में किस तरीके का, यहाँ पे ये चीज तो सबको पता है कि एनटीएससी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है ना, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 1250 रुपीज पर मंथ। एक्चुअल में ये चीजें बदलती रहती है ना, ये चीजें बदलती भी रहती है। पीएचडी में यूजीसी नॉर्म जो यूनिवर्सिटी होगी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आपने एनटीएससी क्वालिफाई कर लिया तो आपको 12th में पर मंथ 1250 रुपए गवर्नमेंट देगी स्कॉलरशिप में, ग्रेजुएशन में 2000 पर मंथ आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगा कि आप एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए, आपको फैमिली से कोई मतलब नहीं है। और लाइफ में सबसे बड़ा चीज यही होता है कि हम कितनी कम एज में सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। और एनटीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इवन आपको ये चीज तो सिखा देगा ना कि पेपर में बैठना कैसे, पेपर देना कैसे है, हमारी वैल्यू क्या है। अभी तक हम लोग को जैसे 10th में रहता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, चीजों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, बहुत सारी चीजें होती है। बट अगर पेपर में बैठा दिया जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो नहीं आती है ना, क्योंकि हम लोग उस चीज को भी फेस नहीं कर रहे हैं। अभी आपका कंपटीशन किसके साथ हो रहा है, आप आरकेआईएस स्कूल में हैं तो आपके फ्रेंड सर्किल में कितने लोग हैं, जितने भी होंगे 100-200 जो भी आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट होंगे, बट आप देखो कि आप 1 लाख 10 लाख जब बच्चे पेपर में बैठते हैं वहां पे आप कहां स्टैंड कर रहे हो। दिस इज वो है आपका एग्जैक्ट वैल्यूएशन कि आप अब 10th के स्टैंडर्ड
ठीक है, आपको 10th का सिलेबस आता है, बट आप देखो इंडिया लेवल पे जो बच्चे 10th पढ़ रहे हैं उनका लेवल क्या है, आप उनके कंपेयर में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है। तो मैं तो यही वो करूंगा कि जितने भी बच्चे हैं प्लीज NTSC का फॉर्म जरूर भरना। मैटर नहीं करता सिलेक्शन स्कॉलरशिप मिले या ना मिले, बट हमारी वो पता चलेगा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्लियर? चलिए, तो थोड़ा हम लोग जेई मेंस के पैटर्न पे फिर एक बार फोकस करते हैं। देखिए पहला जेई मेंस जो था, अब कराती है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको पता है कि 2019 से 2019 के पहले 2018 तक सीबीएसई कंडक्ट कराती थी। अब क्या हो गया, 2018 के बाद 19 से हमारा एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राइट। अब इसके पहले आईआईटी का थोड़ा सा पैटर्न अलग था। आईआईटी में कंप्लीट एमसीक्यूज आते थे, बट अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 25 25 25, तो टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं। पहले क्या होता था, कंप्लीट एमसीक्यू जाता था, अब यहाँ पे पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। एमसीक्यूज के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने लगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मतलब आपको फिल इन दी ब्लैंक्स आएगा, और उसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। अगर फिल इन दी ब्लैंक्स क्वेश्चन आ रहा है तो आपको अगर एग्जैक्ट डाटा आएगा तभी आप वहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो, अदरवाइज वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो। यही चीज अगर एमसीक्यूज में होता है तो आप थोड़ा सा भी अगर फार्मूला पता है तो आप इस चीज को जज कर सकते हो कि सर ये मे बी ऑप्शन 3rd 4th करेक्ट होगा। तो पैटर्न क्या है, फिजिक्स में 25, मैथ में 25, केमिस्ट्री 25। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 20 प्लस 5, 20 प्लस 5, तो 20 क्वेश्चन आएगा बेटा एमसीक्यूज, और 5 क्वेश्चन आता है अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। हाँ, मार्किंग सबकी सेम है, टोटल मार्क्स होता है 300 ना, टोटल मार्क्स कितना है आपका 300 है ना, 25 क्वेश्चन है, तो यहां से आप देख लो पर क्वेश्चन 4 मार्क्स के पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज चेंज हो गया। तो अब आपको थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी ये भी चेंज करके चलना पड़ेगा कि देखिए आप बोर्ड के कंपेयर में, बोर्ड में क्या होता था, बोर्ड में जैसे 20 प्लस 5, अभी तक क्या होता था, जो भी आप पेपर देते थे आईआईटी के बच्चे टोटल एमसीक्यू जाता था। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी बेस्ड उनको क्वेश्चन मिलेगा। और इसका एडवांटेज आप बताओ, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, राइट। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है बेटा, 3 आवर, और जो हैंडीकैप है, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट है, उनको 1 आवर एक्स्ट्रा मिलता है। और जो मेंस का पेपर है उसका मोड क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होता है, राइट। मीडियम क्या है, हिंदी इंग्लिश के अलावा आप गुजराती लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज भी वहां पे आपको मिलेगा। और माइनस मार्किंग 1/4 न्यूमेरिकल। जो भी मैंने आपको बताया जो फिल इन दी ब्लैंक्स क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती। और आज की डेट में इंडिया में कितने आईआईटी, 23 आईआईटी एंड 31 एनआईटी। सोचिए एटलीस्ट 15 लाख या 16 लाख लोग पेपर देते हैं। आपको हर आईआईटी के पास, अभी आगे मैं बताऊंगा, हर आईआईटी के पास 200 से 300 सीट होती है, और 16 लाख बच्चों में आपको फाइट करके आना है। इवन आपके मन में केवल एक चीज होना चाहिए, मुझे एक सीट से मतलब है, मुझे सारी सीट नहीं चाहिए। 16 लाख बच्चे पेपर दे, इवन 50 लाख पेपर दे, तो क्या फर्क पड़ता है, आपको तो सीट एक चाहिए ना। तो आज की डेट में जो करंट सिचुएशन है हमारे यहाँ इंडिया की, 23 आईआईटी और 31 एनआईटी है, राइट। और टोटल नंबर ऑफ सीट जो 2020 की है वो 16,051 था। एक्चुअल में देखो बेटा, ये डाटा आप देखोगे नेट पे तो ईयर वाइज वेरी भी करती है, हमारी एनआईटी बढ़ती रहती है ना, आईआईटी बढ़ती रहती है। अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है तो कुछ ना कुछ आईआईटी एनआईटी हम लोग बढ़ा ही रहे, है ना। तो ये 2020 का डाटा था कि 2020 की ये क्या था। और सबसे बड़ी बात है कि हमको इन चीज पे फोकस नहीं करना है कि 16,500 सीट है, आप ये फोकस करो हमको केवल एक सीट चाहिए, है ना। और मैंने क्या बताया कि आईआईटी जाना अपने आप में समझो, अदर से आप बीटेक कर रहे हो तो जमीन और आसमान का डिफरेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इन सब चीजों को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास प्रॉपर मोटिवेशन होना चाहिए। और मोटिवेशन में कैसा मोटिवेशन,
मोटिवेशन, पहला मोटिवेशन क्या होना चाहिए कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो। इवन ये नहीं कि कोई आपको रियलाइज करा रहा है कि नहीं आपको पेपर देना चाहिए, है ना, या आपको ऐसा करना चाहिए। आप 9th से 11th में आप की ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप समझ सकते हो कि क्या गलत है क्या सही है ना। और ये भी आप देख सकते हो कि कैसे चीजों को हम इंटरेस्ट को बिल्ड करें। देखो आपके ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको फिजिक्स आती होगी, सेम आवर वो पढ़ते हैं और सेम आवर आप पढ़ते नहीं आती, तो केवल उसमें एक चीज का डिफरेंट है, इंटरेस्ट का। सब्जेक्ट में आपने इंटरेस्ट नहीं गेन किया है। आप जिस दिन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट गेन कर दोगे, इवन आप ये चीज तो आपको फील होगा कि आपकी क्लास में जितने बच्चे होंगे किसी को किसी मूवी, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी है, आप कोई सॉन्ग बता दो तो बता देंगे इस मूवी का। उसका मैटर क्या है पता है, उनका इंटरेस्ट है। तो जिस दिन आप सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, आपको फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट है जो आपको लगता है टफ है, वो बहुत ज्यादा सरल लगेगी। और लाइफ में अगर आप विदाउट गोल जी रहे हैं, अगर आपका कोई गोल ही नहीं है, केवल आप पढ़ते चले जा रहे हैं, इवन मैं भी कभी कभी क्लास 12th में ले रहा हूँ, 11th में, आज भी उनको अपना टारगेट या गोल डिसाइडेड नहीं है कि हमको करना क्या है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इवन अगर आपको अपना गोल और टारगेट डिसाइड होगा तो अभी से आप 1 घंटे 1.5 घंटे आप इन सब चीजों से, बोर्ड से हट के उनको टाइम दोगे। मैं भी बताऊंगा कि बैलेंस कैसे करके चलना है। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ज्यादा पढ़ो, जितना आप बोर्ड में पढ़ते हो केवल आपको उतना ही पढ़ना है। ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, नहीं, थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना होगा। कोई भी नीट है या जेई है, जो भी स्टूडेंट है, उनमें थोड़ा सा उनको स्ट्रेटजी आपकी चेंज करके चलनी पड़ेगी। पहला फर्स्ट चीज, आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करो। आप पहले से ये चीज बना के चल रहे हो, नहीं ये टफ है मैं इसको पढ़ूंगा ही नहीं, तो ये सबसे बड़ा ड्राबैक है, राइट। और ये जो मैं लाइन लिखा हूं, इस चीज को सभी लोग रियलाइज करें। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग आपके क्लास में किसी बच्चे की कॉपी करते हो, कॉपी इन द सेंस आप कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसकी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या है, हमें इसको फॉलो करूंगा, या टीचर बताते हैं कि ये स्ट्रेटजी फॉलो करो। देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे तो मैं ये चीज जरूर बताऊंगा कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू अप्लाई करना है। इवन ये नहीं अप्लाई करना है कि आप, कोई टीचर कर रहा है, कोई बच्चे कर रहा है, आप इतने घंटे पढ़ाई करो, नहीं, ये नहीं। देखो हर आदमी की सिचुएशन अलग होती है, हर आदमी अलग अलग कंडीशन में पला बड़ा होता है, तो किसी का रूल किसी के ऊपर फॉलो नहीं होगा। तो ये कोटेशन क्या है कि लाइफ में हर बंदे का एग्जाम का पेपर अलग होता है। ऐसा नहीं कि हमारा पेपर आपका पेपर सेम ही होगा। भाई अगर हमारा पेपर आपका पेपर सेम हो तब तो हम आपकी स्ट्रेटजी फॉलो करें, बट लाइफ एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि दुनिया में हर इंसान का क्वेश्चन पेपर अलग है, हमारा अलग है, हर बंदे का क्वेश्चन पेपर अलग होता है। तो एक चीज फोकस करना कि आप कॉपी नहीं करना है किसी का। देखो लाइफ इज अ मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, मेनी पीपल फेल बिकॉज दे ट्राई टू कॉपी अदर। तो आप ये वाली सिचुएशन छोड़ दो, कॉपी करना ही नहीं आप, है ना। आप दुनिया में आप देख रहे हो कितने सारे लोग हैं, क्या किसी का फेस और चेहरा मिलता है? नहीं मिल रहा है ना। अगर सबको एक यूनिक पर्सनालिटी गॉड ने दिया है तो इवन हम कॉपी नहीं कर सकते किसी का ना। हम कॉपी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये रियलाइज है कि हम उनसे बेस्ट नहीं है। फील करो ना, ये फील करो कि हम बेस्ट है और ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो देखो अपने आप को, मेरे कहने का मतलब क्या, सेल्फ मोटिवेशन कैसे करोगे? आप मॉर्निंग उठते हो तो कुछ चीज फॉलो किया करो। जैसे अब्दुल कलाम ने 4 चीज बोला था, 5 लाइन उन्होंने बोला था कि हमको मॉर्निंग में सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है। जैसे जब भी आप उठते हो तो हाथ आपको होना चाहिए आई एम द बेस्ट। आप रिपीट किया करो आई एम द बेस्ट। ये नहीं कि हम पहले से डिमोरलाइज्ड हैं, ऐसा नहीं। आप खुद ही अपने आप को फील करो आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं। दूसरा, आई कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। तीसरा कि गॉड इज ऑलवेज विथ मी, गॉड हमेशा हमारे साथ है। ऐसा तो है नहीं कि गॉड किसी के साथ ज्यादा है, किसी के साथ कम है। आई एम द विनर, पहले से ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं विनर हूं, ये नहीं कि मैं लूजर हूं। आई एम द विनर, राइट। तीसरा, और टुडे इज द माई डे, टुडे इज द माई डे। और देखो जो हमारा ओपिनियन है, मैं ये कहूंगा
कि हमारी इस एज में, जो आपकी एज है हमारी एज में, ऐसा नहीं कि जैसे आज दिवाली है तो हम दिवाली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली को ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे। हमारे लिए 365 दिन दिवाली है, आप 24 आवर सेलिब्रेट करो, आप 24 आवर सेलिब्रेट करो, कोई मैटर नहीं करता। इन द सेंस आप सेलिब्रेट का मतलब ऐसा नहीं कि कल मेरा पेपर है तो कल मैं पढ़ूंगा, आपने पेपर लिया और कल मेरा पेपर है तो कल आपने बहुत पढ़ा। तो ये एज ए अगर एजुकेशन को कंपेयर करके देखें तो जैसे दिवाली में हम इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो इंटरेस्ट आपका डेली होना चाहिए। आज आपका टर्म 1 का पेपर चल रहा है तो आप टर्म 1 पे फोकस कर रहे हो, अदरवाइज फिर छोड़ देते हो। तो ये जो आपका इंटरेस्ट है वो डेली बाय डेली मेंटेन होना चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें देखो सीबीएसई ने इजी कर दिया है। पहले क्या होता था, रिटन पेपर होता था, अब आपको कॉम्पिटिटिव बीट करना थोड़ा सा इजी हो गया। अब आप देख रहे हो आपका सारा पेपर एमसीक्यूज हो रहा है। तो एक आइडिया तो आपको ये भी लग जा रहा है कि आप जो कॉम्पिटिटिव पेपर दोगे और ये वाला पेपर, ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए, है ना। ऐसा नहीं कि ये अलग है वो अलग है, अब सारी चीजें आपको मिल रही है, चेक करके आप देख सकते हो। अब दूसरा क्या है कि किसी चीज को कैसे फोकस करोगे। देखो, पढ़ना एक अलग मैटर है, लेकिन परफेक्शन लाना सब्जेक्ट में ये अलग चीज है। कोई भी इंडिया की पॉपुलेशन देख रहे हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा अगर कंपटीशन है तो अगर आपको इसमें फाइट करना है तो सब्जेक्ट में परफेक्शन होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज में परफेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम चलाऊं आ रहा है। और जब भी आप कोई भी टारगेट डिसाइड करो, ऐसे ये नहीं कि हमने, और हम लोग एक चीज करते हैं, देखते हो कि हम, आपकी एज में मैं भी ये काम करता था, हम लोग डेली टाइम टेबल डिसाइड करते हैं। मान लो आज आपने लेक्चर सुना मोटिवेशन का, तो हम लोग ये करते हैं कि चलो आज मोटिवेट हो गए, आज टाइम टेबल डिसाइड करते हैं। फिर पता है उसको 2 दिन फॉलो करते हैं, 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। इसमें से देखो मोस्टली लोग ये चीज जरूर फील करते होंगे कि टाइम टेबल उन्होंने डिसाइड किया और 2 दिन बाद वो टाइम टेबल कभी नहीं फॉलो करते। फिर जब कोई नया मोड आएगा, कोई अच्छा खासा डांट देगा, तो फिर देखो वो नया टाइम टेबल बनाएंगे, है ना। डेली एक टाइम टेबल बनना, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन कभी फॉलो नहीं होता वो चीज। तो ये चीज हम लोग को हटाना है। कहने का मतलब कि हमको एक टारगेट सेट करना है और उसको देना है, मूव करना है। क्लियर? ऐसा नहीं कि हमने टारगेट सेट कर दिया उसमें कोई वो नहीं कर रहा है। एंड जो आज की क्लास का, आज वेबिनार का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इवन देखो, मैं हिमाचल में जब से आया हूं एक चीज जरूर फील कर रहा हूं कि सर पेरेंट्स एक चीज पे फोकस करते हैं कि पहले हम बोर्ड, तो एक ये चीज जरूर रियलाइज करो कि बोर्ड, नीट, जेई ये डिफरेंस नहीं है, आपको सारी चीजों को बैलेंस करके चलना है। चलो मुझे एक चीज बताओ, जितने 11th के स्टूडेंट हैं या 10th के स्टूडेंट हैं, क्या बोर्ड और जेई या नीट का सिलेबस अलग है क्या? नहीं ना। तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, हमको इन सब चीजों को बैलेंस करके चलना है। अगर हम बैलेंस करके नहीं चलेंगे, बहुत ध्यान से देखना, अगर हम बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो हमको लगेगा कि बोर्ड अलग है, नीट अलग है या जेई अलग है। तो बैलेंस कैसे करोगे? जैसे कोई भी चैप्टर आपने 11th में पढ़ा या 12th में पढ़ा, तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, सारा कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो इसका मतलब आपका मेंस और जेई या नीट का सिलेबस कंप्लीट हो गया। चैप्टर तो डिफरेंट है नहीं। इवन फिजिक्स की बात करो तो जितने भी चैप्टर हैं आपके नीट और जेई के, कंप्लीट चैप्टर आपको मेंस और एडवांस में मिलेंगे। तो क्या कोई डिफरेंट है क्या? कहीं से भी कोई डिफरेंट नहीं है। तो आपको बैलेंस करके चलना है, बोर्ड और इसको बैलेंस करके चलना है। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर कुछ ज्यादा पाना है तो कुछ ज्यादा खोना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम जितना बोर्ड में पढ़ाई करते हैं और बोर्ड की पढ़ाई करके हम जेई और मेंस को बीट कर जाए या नीट को बीट कर जाए, ये तो एक नेचर का लॉ है। अगर आपको ज्यादा पाना है तो ज्यादा खोना पड़ेगा, और ज्यादा खोने के लिए ज्यादा आपको टाइम देने की जरूरत है नहीं। जो चीजें आपने पढ़ा है बोर्ड को, आप हर सब्जेक्ट में 30 मिनट 40 मिनट और ज्यादा टाइम दो। आप क्वेश्चंस को क्वेश्चन करके देखो कि जो मेंस है, एडवांस है या जेई के क्वेश्चंस है, क्या उस क्वेश्चन को हम कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या हमारी कैपेबिलिटी है कि नहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, है ना। तो मैंने क्या कहा कि चैप्टर कहीं से भी डिफरेंट नहीं है, चाहे नीट का हो चाहे जेई का चैप्टर हो, सारा चैप्टर तो सेम है ना। तो हम अभी से क्यों कंसेप्चुअल पढ़ाई ना शुरू करें भाई। हम लोग क्या करते हैं, पहले बोर्ड पढ़ रहे हैं उसके बाद मेंस और जेई पढ़ रहे हैं। क्या बोर्ड और मेंस और जेई का सिलेबस अलग है?
आप बताओ, क्या बोर्ड और नीट और जेई का सिलेबस अलग है? नहीं ना, सिलेबस तो सेम है। तो हम अभी से कंसेप्चुअल पढ़ाई क्यों नहीं करते? हमारे पास प्रॉपर टाइम होता है इतना। आप देखते हो कि हर चीज में आपके पास बहुत टाइम रहता है ना? तो उसी चीज को आप कंसेप्चुअल पढ़ाई पे फोकस करो। और जो ये चीज बैलेंस करना सीख गया कि टाइम मैनेजमेंट हो, हम सब्जेक्ट को बोर्ड से कैसे बैलेंस करेंगे। ये नहीं कि आप ड्रॉप आउट होने के बाद 2 साल 3 साल तैयारी कर रहे हो, है ना? तो आप अपने जिंदगी का 2-3 साल ऐसे ही वो कर रहे हो। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नीट के पैटर्न पे। नीट का जो पैटर्न है उसमें 4 उसमें आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को 2 पार्ट में, जियोलॉजी और बॉटनी में डिवाइड किया गया है। पहले का पैटर्न कुछ और था, अब का पैटर्न होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस। अच्छा, क्या इसमें ऑप्शनल होते हैं? हाँ, तो सेक्शन बी में ऑप्शनल होते हैं। आपको 15 में केवल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, सेक्शन ए में आपको ऑप्शनल नहीं है। और एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखना कि नीट और जेई के फिजिक्स में क्या डिफरेंट है। नीट को चाहिए होता है स्पीड, प्रॉपर स्पीड। अगर आपको बोर्ड ऊपर से भी आपने पढ़ लिया तो भी आपका नीट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं हूं या कोई भी टीचर है, आपको एक वर्ड जरूर कहता है, आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। तो एनसीईआरटी नीट और जेई का बैकबोन है, बैकबोन है। आपको ये चीज भूलना ही नहीं है। अगर आपके पास एनसीईआरटी का कंप्लीट कंसेप्ट है तो आप नीट और जेई, मेंस तो निकाल लोगे, एडवांस की बात की बात है, बट मेंस आप निकाल लोगे। नीट तो डाउट ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, यहां मोस्टली लोग पूछते हैं कि सर नीट निकालने के लिए मुझे फिजिक्स क्यों पढ़ना होता है? क्या डॉक्टर को कभी फिजिक्स की जरूरत पड़ती है क्या? किसी भी डॉक्टर्स को क्या फिजिक्स की जरूरत है क्या? बिल्कुल है भाई। आप एक परफेक्ट डॉक्टर है तो परफेक्ट डॉक्टर में आपको ब्लड प्रेशर चेक करना होगा। तो अगर आपको प्रेशर का यूनिट नहीं पता है कि कितना एटीएम है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कैसे पता करोगे आप? किसी भी चीज के, बायो है या बायो की तो आप देखते ही 100% इन्वॉल्वमेंट है। तो आप इस चीज को देखो, क्या इसका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। जो आप मेडिकल में जाते हो तो एमआरआई टेस्टिंग होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता नहीं होगा तो बीइंग ए डॉक्टर आप कैसे किसी चीज को जज करोगे? तो हाँ, ऐसा नहीं कि किसी चीज का इंपॉर्टेंस नहीं है। परफेक्शन लाने के लिए एक बेस्ट जो बेस्ट डॉक्टर होता है, आप उसका देखना फिजिक्स में रिकॉर्ड क्या होता है, बायो में, केमिस्ट्री में रिकॉर्ड क्या होता है। मैं बायो की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री उसके पास अच्छा नॉलेज होता है। तो ऐसा नहीं कि इसका हमको जरूरत नहीं है लाइफ में, है ना? अच्छा, पहले क्या होता था कि नीट में हम 600 क्रॉस कर जाए तो एम्स फिक्स हो जाता था, बट पिछले ईयर का आप कंपटीशन देखो, 720 आउट ऑफ 720, 2 बच्चे मिला था, 720 आउट ऑफ 720। तो कंपटीशन कितना हाई है। हिमाचल में जो टॉप मोस्ट कॉलेज होंगे, आप देखो कि 680 के ऊपर तक जा रहा है। तो पेपर का पैटर्न बहुत स्लो हो गया है। अच्छा देखो, जो अभी पेपर हो रहा था फिजिक्स का पेपर में की मैं बात कर रहा हूं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे चीजों ने एक चीज में लैग किया। किस चीज में लैग किया? वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाए। उनको आता हुआ क्वेश्चन टाइम पे छूट गया। इसका क्या मतलब है कि आप अभी भी टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो यही चीज आपको यही चीज नीट और हेलो, तो यही चीज आपके नीट और जेई का ड्रॉबैक होगा अगर आपने टाइम को नहीं मैनेज कर पा। सोचो, अगर आपका आता हुआ क्वेश्चन छूट जाए तो कितना बड़ा ड्रॉबैक है। 2 दिन पहले फिजिक्स का पेपर था, मोस्टली लोगों ने आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। क्या रीजन था? रीजन ये था कि हमने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे। एक क्वेश्चन में अगर हमको 1 मिनट चाहिए, अगर उस क्वेश्चन को हम 5 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं तो हम परफेक्ट नहीं है ना। और हमको क्या लगता है कि हम परफेक्ट है, हम पेपर कर ले जाएंगे। अच्छा, जितने भी लोग थे फिजिक्स के पेपर में, एक चीज तो रियलाइज जरूर किया होगा कि आपको सारा क्वेश्चन आ रहा था, बट आपके पास किस चीज की कमी थी? टाइम की। अगर सीबीएसई ने ऐसा स्कीम बनाया है तो ऑल ओवर इंडिया में बच्चे कर रहे होंगे, बच्चे वहां तक पहुंच रहे हैं। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब हम उनसे पीछे चल रहे हैं ना। तो हमको एक चीज, हमारे हाथ में प्रॉपर स्पीड होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक क्वेश्चन अगर हम 10 मिनट में सॉल्व ही कर लिए तो उस क्वेश्चन की कोई वैल्यू ही नहीं है भाई,
है ना। अगर हम टाइम को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, पर क्वेश्चन का टाइम है 1.30 मिनट और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं 10 मिनट या 20 मिनट में, तो क्या फर्क पड़ता है? आपको आता हो ना आता हो क्या फर्क पड़ता है? बट आपके अंदर फीलिंग क्या है, मुझे क्वेश्चन आता है, तो उस आने और ना आने का कोई मतलब नहीं है ना। तो मेन चीज है आपको टाइम को मैनेज करना है। और नीट के लिए जितने भी नीट के स्टूडेंट हैं केवल एक चीज पे फोकस करे हो, एनसीईआरटी की बुक फॉलो करो। अगर एनसीईआरटी की बुक आपने फॉलो किया तो आपको इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये चीज तो सबको क्लियर है कि नीट में टोटल कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, 180, टोटल मार्क्स 720। बता चुका हूं आपको सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी का कितने क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स के टोटल क्वेश्चंस आपको करने हैं कितने, देखो सेक्शन ए में 35 और सेक्शन बी में 15 फिजिक्स के। हाँ, सेक्शन बी आपका ऑप्शनल है, 15 में आपको केवल 10 क्वेश्चन करने हैं। सेम यही केमिस्ट्री का, बायो का, जियोलॉजी और बॉटनी। तो मतलब 90 क्वेश्चन बायो में करने हैं, 45 फिजिक्स में एंड 45 केमिस्ट्री में, राइट। अगर आज अगर आपको एम्स चाहिए, दिल्ली एम्स चाहिए, तो मान के चलो आप 700 के ऊपर हैं तभी आपको एम्स ये है। ऐसा नहीं कि आप 500 के नीचे हैं तो ये आपको एम्स से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा भाई। कंपटीशन देख रहे हो ना, 16 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। सीट आप देख रहे हो लिमिटेड सीट है, लिमिटेड आपको सीट मिलती है ना। पेपर पैटर्न क्लियर, 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑप्शनल नहीं होता, सेक्शन बी में ऑप्शनल है ये सारी। अच्छा, 3 आवर का पेपर होता है। अभी जो है, जो नीट का पेपर है ये अभी ऑफलाइन होता है, ये अभी ऑनलाइन पेपर नहीं होता, है ना। देखो आप भी जब जेई का पेपर मैंने बताया कि 1 ईयर में 4 टाइम होगा और कंप्यूटर बेस्ड पेपर है ना, कंप्यूटर बेस्ड। लेकिन नीट आज भी आपका ऑफलाइन कराता है, मे बी इन फ्यूचर नेक्स्ट ईयर चेंज कर दे। अभी तक तो जो है ये ऑफलाइन ही चल रहा है ना। एक ही दिन पेपर कराएगा, ऑफलाइन पेपर होता है। टोटल लैंग्वेज कितनी आती है, 13। हाँ, हिमांचली लैंग्वेज नहीं है, बहुत सारे लैंग्वेज इसमें ऐड हो चुके हैं, जैसे गुजराती है, ये सारे लैंग्वेज है। अब हम लोग कुछ बात करते हैं कि जैसे हम लोग आईआईटी की बात करते हो कि आईआईटी दिल्ली चाहिए, आईआईटी बॉम्बे चाहिए। देखो बेटा, ये जो रैंकिंग होती है ना हर साल वेरी कर जाती है। मैं आपको बोल दूं कि आईआईटी कानपुर बेस्ट है, आईआईटी दिल्ली, वो डिपेंड करता है कि हर साल कैंपस सिलेक्शन कैसे बच्चों को हुआ या कितने हाई पैकेज गया, उस अकॉर्डिंग कॉलेज की वैल्यू बढ़ती है। जैसे मैं एम्स की बात करूं तो दिल्ली 2020 का डाटा बता रहा है 720 में, बहुत ध्यान से देखना, कि जो अनरिजर्व सीट है, जनरल कैटेगरी की सीट थी 51, नंबर कितने चाहिए पता है, 720 में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट थे 662 से ऊपर होना चाहिए था, 667 तक उन्होंने लिया था। सोचिए 720 में राउंड आप देखो 665 तक पहुंच जा रहा है, ओबीसी के लिए 652, ये एम्स की वो है। और 2020 का मैं डाटा बता रहा हूं, अब तो 720 आउट ऑफ 720 जा रहे हैं मार्क्स, ये स्कोर। अगर आपको एम्स चाहिए तो मान के चलिए कि अगर आप 650 के ऊपर हैं, 720 आउट ऑफ 650, अगर आप 650 तक पहुंच गए तो समझो आप एम्स पा सकते हैं। अदरवाइज मतलब ही नहीं कि आपको एम्स मिल जाए, क्योंकि कंपटीशन आप देख रहे हो कितना ज्यादा हाई है ना। तो और मैंने आपको क्या बताया कि नीट में 720 पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक चीज आप लोग फोकस क्या करो, जहां पे अपने आप का खुद ही आप जजमेंट कर लेते हो। देखो मैं अपनी आप बात बताऊं तो मुझे यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे लगे। रीजन क्या है, बट एक ही चीज की कमी है यहाँ पे कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती। अगर आज इनको अच्छा सा लेक्चर दे दो तो उस चीज को फॉलो करेंगे, लेकिन दूसरे दिन वो लेक्चर को फॉलो नहीं करते। हाँ, सुनते अच्छा है बट कंसिस्टेंसी नहीं रहती कभी भी किसी काम को लेके। इतने सुनते बहुत अच्छा बट सीरियस नहीं रहेंगे, 10 दिन बाद छोड़ देंगे। तो ये चीज अगर आई, और सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जब आपके मन में ऐसी चीजें फीलिंग आई तो एक तो टीचर, और टीचर से बेस्ट है आप अपने पेरेंट्स पे फोकस करो। पेरेंट्स से ज्यादा आपका, अगर आप कभी भी मोरलाइज हो, आपका मोरल डाउन हो गया तो आप पेरेंट्स से मिलो भाई, है ना, कि वो आपका खुद ही आपका मोरल बढ़ा देंगे। एक टीचर से ज्यादा वो आपसे घुले मिले होते हैं। क्लियर। तो चलिए, तो एम्स आपने देख लिया कहाँ कहाँ पे आपको कैसे कैसे एम्स मिलेगा। अब बात आती है फिजिक्स की। मेन टारगेट तो मुझे फिजिक्स में फोकस करना है ना। तो यहाँ पे देखो फिजिक्स में आपको सबसे पहली बुक
आप एनसीईआरटी फॉलो करो, 11th और 12th कोई बुक ना फॉलो करो। अगर आप एनसीईआरटी केवल फॉलो करोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। केवल अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। और आपको पता है कि मैं जब से यहाँ आया हूँ एक बुक पे फोकस कराता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एस.सी. वर्मा, हाईली रिकमेंडेड। किसी भी कोचिंग में आप जाओगे, जो भी, चाहे कोटा की बात करो चाहे चंडीगढ़, आप कहीं की भी बात करो, तो मोस्टली यही बुक फॉलो करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। और अगर आपकी नीट की बात करें तो नीट में आपका एनसीईआरटी बेस्ट है, उससे आगे मत जाओ। बट अगर आईआईटी है तो आप एस.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे, और बहुत अगर हाई आपको जाना है तो इरोडो जाओ। ये सबसे टफेस्ट बुक आती है इंडिया में जो फिजिक्स में है ना। अब देखो, जो स्टेट लेवल की बहुत सारी बुक आती है, मैं कभी इस चीज को नहीं कहता कि आप उसको पढ़ो, और ना ही मैं उसकी बुराई कर रहा हूं कि आप उसको ना पढ़ो। बट देखो, सीबीएसई कंडक्ट करती है तो कुछ ना कुछ तो प्रायोरिटी देती होगी। इवन जितने भी टॉपर्स हैं वो एक ही चीज सजेस्ट करते हैं ना कि एनसीईआरटी फॉलो करो। तो ऐसा नहीं कि वो गलत बोल रहे होंगे। कोई भी टीचर हो, कोई भी आपको मोटिवेशन दे रहा है तो एक ही चीज बताता है कि आप प्लीज एनसीईआरटी फॉलो करो। तो एनसीईआरटी फॉलो करने अगर इतने लोग कर रहे हैं, और एक चीज सभी लोग, जैसे नीट है, जेईई, जो जो लोग टॉप करते हैं उनका वीडियो जरूर देखा करो। मैं ये नहीं कहता कि उनकी स्ट्रेटजी फॉलो करो, आपको ये मिलेगा कि वो कौन सी बुक फॉलो करते हैं, क्या तरीका होता है, कैसे चीजों को मैनेज करते हैं, तो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें बताते हैं। तो अगर सारे लोग एनसीईआरटी बोलते हैं तो फॉलो करो। मैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स आपको पढ़ा यहाँ पे लगाया हूँ, तो इसका कोई ना कोई एम होगा हमारा, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको ये बुक वो करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या क्या स्ट्रेटजी हमको फॉलो करना चाहिए। अभी से आप एक चीज पे फॉलो करो, एनसीईआरटी को कंप्लीट लगा डालो। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको एनसीईआरटी प्लस आप एमसीक्यूज पे आपकी अपनी इफिशिएंसी चेक करो कि क्या आप एमसीक्यूज के क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं। और आप जब भी कोई पेपर सॉल्व करते हो, मैंने आपको क्या बताया कि आप घड़ी में टाइम चेक किया करो, स्टॉप वॉच आप लगा के चेक किया करो कि क्या हम कोई भी क्वेश्चन टाइम पे कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि 10 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन आप 25 मिनट में कर रहे हैं, है ना। तो मेन चीज क्या है कि टाइम मैनेजमेंट। तो ये स्ट्रेटजी का बेस्ट रूल है कि आप टाइम को मैनेज करो। और रेफरेंस बुक कौन कौन सी फॉलो कर रहे हो, है ना। अब लास्ट पॉइंट क्या है कि हमको ये चीज, इस चीज पे जरूर लेके चलना है कि बोर्ड को, नीट को, जेई को कैसे हम बैलेंस करें, राइट। बोर्ड, नीट, जेई, इन सब चीजों को हम कैसे बैलेंस करें, ठीक है। तो बस इतना ही था मेरे साइड से। सो थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. And it is 100% true that if we are interested in something, then we can get 100% result in that thing. So Yes, first, sir. we should create our interest. So next, I would like to call Mr. Rohit Kumar to present his presentation. Yes, sir. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए बच्चों, आज इस वेबिनार में हम बात करने वाले हैं कि आप जो बच्चे अभी 9th या 10th क्लास में हैं, ठीक है, क्या उन्हें अभी से नीट या जेईई जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी अभी से कर देनी चाहिए, या फिर जब वो उन्हें वेट करना चाहिए कि जब वो 11th या फिर 12th क्लास में पहुंच जाएंगे तब उन्हें नीट या जेईई की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसे बच्चे जो कि अभी 11th या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए नीट या जेईई के लिए, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो सभी के मन में क्वेश्चन होगा कि दुनिया में इतनी सारी जॉब्स हैं तो सिर्फ नीट या जेईई ही क्यों आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपके सभी के सपने होते हैं, अपने अपने सपने होते हैं कि जब हम बड़े होंगे तो हमारे पास एक बड़ा सा घर होगा, एक कार होगी बड़ी सी, घर के बाहर एक डुकाटी खड़ी होगी, ठीक है। तो सबके अपने अपने सपने होते हैं। तो अब आपके बड़े बड़े सपने हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास एक अच्छी सी जॉब भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी जॉब के लिए मैं आपको करता हूँ कि एक आपको मैं न्यूज़ दिखाता हूँ। ये कुछ ही टाइम पहले की न्यूज़ है। इस न्यूज़ को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये है कि इस बार जो आईआईटी बॉम्बे में जो प्लेसमेंट दी गई थी,
इस प्लेसमेंट में लगभग 1150 स्टूडेंट्स को जो है प्लेसमेंट दी गई थी, और इन स्टूडेंट्स में जो हाईएस्ट पैकेज दिया गया था वो था लगभग आपका 1.4 करोड़, लगभग आप कह सकते हो 1.5 करोड़ का पैकेज दिया गया था। जो हाईएस्ट पैकेज था वो कितना था आपका 1.5 करोड़ का, ठीक है। तो 1.5 करोड़ देख सकते हो आपकी बहुत ज्यादा होता है ना। तो इसमें लगभग आपको जो प्लेसमेंट दी गई थी कितने थे, लगभग 1150 स्टूडेंट्स को पैकेज दिया गया था, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज कितना था, लगभग 1.5 करोड़ का। ऐसा नहीं है कि जितने सभी स्टूडेंट्स को इतना ही पैकेज था, ठीक है, किसी को कम था किसी को ज्यादा था, बट फिर भी अगर आप एवरेज पैकेज की बात करते हो तो एवरेज जो पैकेज दिया गया था वो कितना था, लगभग 17.91 लाख पर एनम। कह सकते हो 18 लाख आप एवरेज मान के चल सकते हो कि इतना तो सभी को मिलता ही है, ठीक है। किसी को कम भी मिलता है, किसी को ज्यादा भी मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक अच्छी सी जॉब हो तो आपको क्या करना है, अभी से आप आईआईटी या नीट इस तरह की आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि मतलब इस फील्ड में काफी सारा पैसा है ना आपके पास। तो अगर आपको जो है अपने सपने पूरे करने हैं तो आप भी चाहोगे कि आप फ्यूचर में कोई ऐसी कोई अच्छी सी जॉब करो, ठीक है। नहीं तो छोटी मोटी जॉब्स तो बहुत सारी हैं, बट उन छोटी मोटी जॉब्स में आप अपना खर्चा नहीं चला सकते हो, ठीक है। तो आपकी सारी क्लास में बहुत बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको कि पता ही नहीं है कि अभी करना क्या है, 12th के बाद आपको करना क्या है। तो अगर आप यहाँ इस वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हो तो इसका सीधा मतलब क्या है कि आप वेबिनार ज्वाइन कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आप सोच के आए होंगे। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि आप उन बाकी बच्चों से एक स्टेप तो आगे चल रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पता ही नहीं कि लाइफ में करना क्या है, आपको कम से कम कंफर्म तो है कि आपने आगे लाइफ में करना क्या है ना। तो देखते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा नीट या जेई के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अगर हम बात करें जेई की, जेई तो अगर आप आईआईटी या इंजीनियरिंग के कॉलेज में जाना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको ये एग्जाम क्रैक करना पड़ता है जिसका जेई का एग्जाम होता है, ठीक है। तो जेई में अगर हम सिलेबस की बात करें, इसमें सिलेबस होता है आपका सभी को पता होगा कि क्लास 11th एंड 12th की पीसीएम होगी आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक। और कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम इसे कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसे आप मैक्सिमम 3 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो। एक तो तब आप जब आप क्लास 12th में होंगे, 12th में आप इसे अटेंड कर सकते हो, और 12th के नेक्स्ट ईयर, जैसे माना कि अभी आप 12th क्लास में हो तो अभी आप जेई का एग्जाम दे सकते हो, इसके नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम दे सकते हो, उसके नेक्स्ट ईयर भी आप दे सकते हो। मतलब आपके पास जो मैक्सिमम अटेम्प्ट होंगे जेई के लिए वो कितने होंगे, 3 अटेम्प्ट्स होंगे। इसमें कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग 10 से 11 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इससे कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है, बट लगभग आप कह सकते हो कि 10 से 11 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें सीट्स कितनी होती हैं, जो इसमें गवर्नमेंट सीट्स हैं वो होती है लगभग आपके पास 50822, ये टोटल सीट्स हैं। फिर आपके पास जो डिफरेंट टाइप की आईआईटीज होती है जैसे जीएफटीआईज है, इसमें होती है आपके पास 5620, ट्रिपल आईटीज में आपके पास 5643, ठीक। और एनआईटीज में होती है आपके पास लगभग 23506, और आईआईटीज में तो ये आप देख सकते हो मतलब डिफरेंट आईआईटीज में सीट्स इस तरह से लगभग होती है ना ये। तो अगर हम बात करें नीट की, तो नीट का जो सिलेबस है आपका वो है क्लास 11th और 12th की पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ऐसे बच्चे जिनकी बायोलॉजी होगी, जो कि मेडिकल वाले बच्चे हैं, वो बच्चे इस टेस्ट को दे सकते हैं। इसमें लगभग कितने बच्चे होते हैं, तो इसमें आपका लगभग 18 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लगभग कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम बात करें जैसे कि लास्ट मंथ जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। अगर हम इसमें बात करते हैं सीट्स की, तो सीट्स कितनी होती है, लगभग वही है 50,000 की अप्रॉक्स आप मान के चल सकते हो। 50,000 लगभग गवर्नमेंट सीट्स होती हैं और वही आपका उतनी ही लगभग आपके पास प्राइवेट सीट्स होती हैं। और अगर आप बात करोगे कि नीट का एग्जाम्स कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, तो नीट के लिए जो मिनिमम एज होती है वो होती है आपके पास 17, जो मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए आपकी 17, ठीक है। अगर आपकी एज 17 है तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हो।
और मैक्सिमम एज की इसमें अभी तो फिलहाल ऐसी कोई लिमिट है नहीं, ठीक है। तो फिलहाल ये कि आपकी अगर 17 अगर आपकी एज है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक। तो ये हो गई कि इसमें सिलेबस क्या होगा आपका, कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और कितनी इसमें सीट्स होती हैं। आगे देखते हैं अगर हम, अब हमारा इस वेबिनार में जो मेन फोकस है वो फोकस ये है कि क्या अभी जो क्लास 9th या जो 10th क्लास में जो बच्चे हैं, क्या उन्हें अभी से नीट या जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए कि जब आप 11th 12th में पहुंच जाओगे तो तब आप तैयारी स्टार्ट करो। तो देखो एक बात अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो नीट या जेई जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसमें जो हायर रैंकिंग वाले बच्चे होते हैं उनमें से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्लास 9th या 10th से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे 9th या 10th से स्टार्ट करते हैं, 10% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि 11th या 12th से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और फिर भी वो क्या करते हैं, एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं। लेकिन वो बच्चे कैसे होते हैं, वो थोड़ा सा स्पेशल बच्चे होते हैं। बाकी जितने भी जो बच्चे हैं, लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जो कि आपकी 9th या 10th क्लास से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि आपको 9th या 10th से स्टार्ट क्यों करना चाहिए। तो देखो सबसे पहली बात इसमें अगर आपको मैं बताऊं कि अगर हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूं आपको कि जब आप 10th क्लास से 11th क्लास में जब आप जाते हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली बात कि जब आप 10th क्लास से 11th क्लास में जब आप जाओगे तो आपका जो लेवल है, साइंस का जो लेवल है वो अचानक से इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल आप इसको ऐसा एग्जांपल लेके चल सकते हो, अगर आप 10th क्लास में ABCD पढ़ रहे हो तो 11th क्लास में आपको सीधे ऐसे लिखने को दे दिया जाएगा। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि जब आप 10th क्लास से 11th क्लास में जाओगे तो वहां पे आपका जो, अगर मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करता हूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। ये बात आप क्लास 11 के स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि आपको कैसा लगा जब आप 10th से 11th में आए, तो आपको अच्छे से बता सकेंगे कि कितना डिफरेंस होता है 10th और 11th की साइंस में। तो पहली प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ेगी कि जब आप 10th से 11th में जाओगे तो एक तो अचानक से आपका जो लेवल है साइंस का वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको समझने में ना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 11th और 12th का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप 9-10 से कंपेयर करोगे तो 9-10 के कंपेयर में जो 11-12 में जो सिलेबस है वो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसका प्रॉब्लम क्या होता है, इसका ड्रॉबैक क्या है कि देखो आपका जो भी टीचर होगा स्कूल का, जो आपका टीचर है उसके पास, उसको क्या है कि उसको तो अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है। एक तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ऊपर से स्कूल का प्रेशर होता है कि आप हमें सितंबर अक्टूबर में आप सिलेबस कंप्लीट करके दो हमें। तो टीचर के ऊपर तो प्रेशर है कि उसको तो क्या करना है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराना है, ठीक है। और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो एक तो इतना ज़्यादा सिलेबस और दूसरा कि आपका जो साइंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपका टीचर क्या करेगा कि आपको वही सिलेबस बहुत स्पीड से कराने वाला है। तो एक तो पहले ही आपको जो है नई नई चीज़ें देखने को मिलने वाली है, ऊपर से आपका टीचर आपको बहुत स्पीड में कराएगा, तो आपको वो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अभी से उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तो तैयार कैसे होना है, क्या आप अभी से 11-12 की बुक खोल के बैठ जाओगे? नहीं। तो उसके लिए कैसे करना है, नेक्स्ट सीट में देखते हैं। द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या होता है बच्चों के दिन में कि ठीक है हमें 11-12 का जो या नीट जेई का जो प्रिपरेशन है वो 9th से करना तो है, लेकिन कैसे करें? क्या हम अभी से 11-12 की बुक खोल के बैठ जाएं? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। मैं बताता हूँ आपको कि आप अभी से 9th या 10th क्लास से आप कैसे नीट या जेई की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो देखो आपके पास 9th
क्लास में या 10th क्लास की जो सिलेबस की बात करते हो, जो आप 9th या 10th में जो आप पढ़ रहे हो अपनी बुक्स में, साइंस का जो आप सिलेबस पढ़ रहे हो, वही सेम सिलेबस आपको 11th और 12th में भी पढ़ना है। सेम सिलेबस जो आप 9th में पढ़ रहे हो, वही टॉपिक्स आपको 11th में पढ़ने होंगे। जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि एक टॉपिक ले लेते हैं हम। क्लास 9th में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कॉलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, कॉलाइडल सॉल्यूशंस या कॉलाइडल स्टेट जो भी आप कहना चाहो। तो कॉलाइडल सॉल्यूशन आपको यही टॉपिक 9th क्लास में भी आपने पढ़ना है और सेम यही टॉपिक आपको जो है 12th क्लास में भी पढ़ना है। वैसे आप देखोगे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आप देख सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा चैप्टर है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आपको क्लास 9th में भी पढ़ना है और वही चैप्टर आपको फिर 11th में भी पढ़ना है। क्लास 9th में आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वही टॉपिक आपको क्लास 11th में भी पढ़ना है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि 9th क्लास के जो टॉपिक है आपके, वही सेम टॉपिक आपके पास कॉमन है 11th या 12th में। ये जो आपके पास 10th में टॉपिक्स हैं वही आपके पास कॉमन है 11th या 12th में। तो अगर मैं जैसे इसकी बात करता हूँ कॉलाइडल सॉल्यूशन की, तो कॉलाइडल सॉल्यूशन में आप 9th क्लास में क्या पढ़ते हो? 9th क्लास में आप कॉलाइडल सॉल्यूशन में एक तो आप डेफिनेशन पढ़ोगे, दूसरा आप क्या पढ़ते हो, सेकंड आप इसमें ये ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ते हो, आप इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। और यही चीजें अगर मैं बात करता हूँ कि 12th क्लास में आप क्या पढ़ोगे, तो 12th क्लास में आपको डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ये तो पढ़ना ही है, साथ में आपको क्या पढ़ना होगा, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप उसकी एप्लीकेशंस पढ़ोगे। तो जो चीजें आपने क्लास 9th में पढ़ी हैं वही सेम चीज आपको क्लास 12th में भी पढ़नी ही है, ठीक है, बस उससे एक स्टेप आगे आपको जाना है। जो चीज आपने क्लास 9th में पढ़ी है उससे बस एक स्टेप आपको क्लास 12th में पढ़ना है। तो ऐसा आप कर सकते हो कि जो आप क्लास 9th में क्लासिफिकेशन तक आप पढ़ रहे हो, तो क्यों ना आप प्रॉपर्टीज और जो उसकी एप्लीकेशंस हैं उनको भी आप क्लास 10th में ही पढ़ लो या क्लास 9th में आप उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका क्लास 9th तो कवर होगा ही होगा, साथ में आपके जो क्लास 12th के या जो क्लास 11th के आपके जो टॉपिक्स है वो भी आपके साथ में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो आपके पास 9th में टॉपिक्स हैं आप उन टॉपिक्स को पढ़ो, बट उन्हें रिलेट करो क्लास 11th या 12th से। जैसे अगर आप क्लास 9th में कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन आप 9th की बुक की जगह आप क्यों ना 12th की बुक से पढ़ो, ठीक है। 12th की बुक में आपको और ज्यादा डीप नॉलेज मिलेगा, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लगभग हर एक टॉपिक क्लास 9th में या 10th में कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है क्लास 11th या 12th से। तो जो भी आप अभी 9th या 10th में पढ़ रहे हो उसको आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। आप क्लास 10th में जैसे कि IUPAC नेमिंग करने वाले हो, तो IUPAC नेमिंग आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है और वही सेम चीज आपको क्लास 11th में भी पढ़ना है। तो आपको क्लास 11th और 10th की IUPAC नेमिंग में क्या डिफरेंस होगा कि क्लास 10th में आप एल्केन एल्कीन की IUPAC नेमिंग करोगे और क्लास 11th में आप उसमें थोड़ा सा एक दो टॉपिक और ऐड कर दोगे। तो जब आपको नेमिंग सीखनी ही है तो आप क्यों ना क्लास 10th में ही उसको पूरे अच्छे से सीख लो, आपको 11th में दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा आपको, जब आप क्लास 9th में इस टाइप की आप प्रिपरेशन करोगे तो उससे फायदा क्या होगा कि जब आप क्लास 11th या 12th में जब आप जाओगे तो आपका टीचर जब आपको पढ़ा रहा होगा तो आपका उस टाइम पे ना रिवीजन चल रहा होगा, बाकी सभी बच्चे उसको स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे और आप लोगों का वहां पे रिवीजन चल रहा होगा, ठीक है। तो आपको वहां पे उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो क्लास 9th या 10th से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो 11th या 12th को, कि जो भी आपके पास कॉमन से टॉपिक्स हैं 9th या 10th में, जो कि आपके कॉमन टॉपिक हैं +1 +2 में, उनको आप अभी से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको आगे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आगे देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एक स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आप देखोगे, रीड योर NCERT बुक्स। देखो NCERT बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप बात करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या आप बात करो CBSE एग्जाम्स की। आप देखोगे कि लगभग 70% जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आप NCERT से ही बनता है। आप किसी भी टॉपर से पूछोगे,
ठीक है, किसी भी टॉपर से आप पूछो कि आपने कैसे प्रिपरेशन की थी, तो आपको एक ही बात बोलेगा कि आप बस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो। तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी के फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि एनसीईआरटी सबसे पहली बात अगर मैं बोलूँ आपको, तो एनसीईआरटी ना एक बहुत पतली सी बुक है। बाकी बुक्स अगर आप कोई देखते हो तो बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, उनको देख के ही मन नहीं करता खोलने का, ठीक है। एनसीईआरटी पतली सी बुक है तो देख के लगता है कि हाँ ठीक है मैं कर जाऊंगा। अब बाकी बुक्स आप देखोगे तो इतनी मोटी मोटी बुक्स है, उनको देख के खोलने की इच्छा करती नहीं है। इस बुक में क्या है कि एक तो मतलब पतली सी बुक है और उसी बुक में उसने बहुत सारा आपको डीप नॉलेज दिया हुआ है। साथ में आप देखोगे कलरफुल स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए हैं, डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं, हर बात डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या सीबीएसई में जो क्वेश्चन बनते हैं, कई बार क्वेश्चन में एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो वो जितने भी एग्जाम्पल उठाते हैं वो सभी के सभी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सेकंड है सॉल्व योर एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपके पास जो एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज गिवन है आप उसे सॉल्व जरूर करना। देखो एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो एक्सरसाइज होती है ना उसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो क्या होता है, इजी। अगर आप उसके एक्सरसाइज देखोगे तो स्टार्टिंग में आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर वो क्या करेगा कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, फिर उसके लेवल को और ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो इससे क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन को करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इजी क्वेश्चन होंगे, आप उन क्वेश्चन को आसानी से कर जाओगे। फिर क्या होगा कि आपको क्वेश्चन करने में मजा आने लगेगा। आप फिर क्या चाहोगे कि आप चाहोगे कि ठीक है हमें क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम और अच्छे से आगे की तैयारी करें। तो एनसीईआरटी की जो आपकी एक्सरसाइज है आपको उसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। देखो आप जो देखोगे जितने भी आपके पास एग्जाम्स हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या आप अभी बात करते हो सीबीएसई की, तो सीबीएसई भी ने अब क्या कर दिया, अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर बना दिया। तो क्वेश्चन पेपर जो भी है आपका, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सीबीएसई के एग्जाम्स हो रहे हैं वो अब क्या आ रहे हैं, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने हैं, उसके लिए आप कोई और बुक प्रेफर कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स है हमारे पास, आप कोई सी बुक आप उसको ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको क्या करना है, रेगुलर टेस्ट आपको देने हैं। रेगुलर टेस्ट से क्या मतलब है कि आप वीकली टेस्ट कर सकते हो या आप चाहो हर दिन एक टेस्ट कर सकते हो। देखो टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में तो बहुत अच्छे हैं, मैंने यहाँ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि क्लास में तो बहुत अच्छा आंसर करते हैं लेकिन टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो टेस्ट का आपको हैबिट होनी चाहिए। आप क्या करो, आपको डेली टेस्ट नहीं देना है, कम से कम हफ्ते में एक टेस्ट आप जरूर रखो। संडे के दिन आप टेस्ट रख सकते हो। और टेस्ट आपको कैसे करना है कि टेस्ट में आप अपना टाइम फिक्स कर दो कि आपको 1 घंटे में इतने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपने जैसे कि 1 घंटे में आपने कहा कि अब मुझे 1 घंटे में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो टाइम फिक्स रखो। और दूसरी बात कि अगर आप जैसे आपने 1 घंटे का टाइम रखा है तो उस 1 घंटे को पूरा यूज करो। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं अभी भी एग्जाम में देख रहा था कि एग्जाम आपका 1.5 घंटे का है, बट कई बच्चे ऐसे कि 30 मिनट में एग्जाम करके बैठ गए। ऐसे नहीं कि उन्हें आता नहीं है, बट ओवर कॉन्फिडेंस की हमें आता है और 45 मिनट में क्वेश्चन खत्म करके बैठ गए। ऐसा नहीं करना है। आपके पास जब 1.5 आवर कंप्लीट है तो उसको पूरा यूज करो ना आप। हो सकता है कि कभी आप जल्दीबाजी में कई बार गलतियां हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना है कि अगर आपके पास 1.5 घंटा है तो आप आधे घंटे में कंप्लीट करके बैठ जाओ, नहीं, आप उस 1.5 घंटे को पूरा यूज करो, ठीक है। तो आपको डेली टेस्ट करना है क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टेस्ट। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो और उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर आप टेस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर फायदा नहीं होगा आपको। नेक्स्ट आपको मंथली रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। देखो रिवीजन क्यों ज़रूरी है, इसको मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूँ। एक मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। जैसे माना आज मैंने आपको क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, आपको मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, तो जैसे कि यहाँ पे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है आज, होगा क्या कि अभी तो आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर है,
बट शाम होते 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 क्या होगा कि धीरे 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 आपका जो ग्राफ है वो नीचे चला जाएगा। धीरे धीरे ना आप उस चीज को भूलते रहते हो। ठीक, जैसे कि जैसे आपने अभी टॉपिक पढ़ा, कुछ टाइम बाद आप जैसे नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ोगे तो पिछला टॉपिक आप भूल जाओगे और आपका जो ग्राफ है वो धीरे 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 नीचे 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 गिरता जाएगा। और 2 दिन बाद ऐसा होगा कि आप वो सभी चीजें भूल जाओगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ फिर। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रिवीजन जरूरी है। अब जैसे माना कि आपने पढ़ा और आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, जैसे आप रिवीजन करते हो तो आपका ग्राफ फिर से ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो जैसे जैसे आप आगे का पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप पिछला भूलते जाओगे, तो फिर फायदा नहीं है ऐसा आपको। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिवीजन करने के लिए आपके पास नोट्स होना ज़रूरी है। तो आपको नोट्स बनाना चाहिए, खुद के नोट्स आप बनाओ। ठीक, तो ये कुछ आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं वो उसमें 70 to 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, उसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कई बार एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए और आपको जो है टेस्ट भी आपको डेली करना है। और लास्ट क्या है कि आपको मंथली रिवीजन की जरूरत है। आगे बात करते हैं कि आपको सबसे ज्यादा क्या आपको हेल्प होने वाली है, टेस्ट एंड एनालिसिस। देखो, जब भी आप टेस्ट देते हो, माना आज आपने कोई टेस्ट दिया, ठीक है, आपका 50 मार्क्स का टेस्ट था और 50 में से आपके आ गए 45, तो 45 क्वेश्चन आपके 50 में से आ गए तो आपको लगेगा ठीक है मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। बट ये रिजल्ट अच्छा नहीं है। आपको क्या करना है कि ये जो 50 में से 45 क्वेश्चन आपके आए हैं एंड जो आपके पास 5 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, आपको उन पे भी फोकस करना है कि आपके ये 5 क्वेश्चन गलत क्यों हुए या कहाँ पे आपकी क्या गलती रह गई, आपको वो एनालाइज करना है। देखो, क्वेश्चन पेपर के बाद उसे एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार होता है कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस क्वेश्चन पेपर को दोबारा नहीं देखते हैं फिर। तो है क्या, यहाँ पे एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका एक मार्क्स आपको जो है रैंक दिला सकता है और आपका एक मार्क्स आपको जो है कट ऑफ से बाहर भी कर सकता है। तो एक एक मार्क्स अभी इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसे एनालाइज करो। जैसे माना आपने मॉर्निंग में कोई टेस्ट दे दिया, तो मॉर्निंग के बाद टेस्ट दिया आपने, उसके बाद आप क्या है जो भी आपका डेली रूटीन है उसको करो आप, और इवनिंग में आप क्या कर सकते हो, उस टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो, या तो आपको अब तो आपको सब कुछ गूगल में मिल जाता है तो आप उसको गूगल में सर्च कर सकते हो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, या आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो। आगे बात करते हैं, शुड आई मेक नोट्स, क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए? तो हाँ, आपको नोट्स जरूर बनाने चाहिए। देखो, नोट्स हम कब बनाते हैं, सभी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि बुक में सब कुछ अवेलेबल है तो सही, तो हमें नोट्स बनाने की जरूरत क्यों है? देखो, बुक में बहुत ज्यादा सिलेबस है, ठीक है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी होती हैं और बहुत सारी फालतू चीजें भी होती हैं। तो नोट्स हम क्यों बनाते हैं? नोट्स में हम बनाते क्या है, नोट्स में आपको सिर्फ वो चीजें लिखनी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, अब बुक में आपको आधे से ज्यादा चीजें तो आपको आती होंगी पहले से, आप नोट्स में वो चीजें लिखते हो, ऐसी ऐसी चीजें आप लिखते हो नोट्स में जो आपको नहीं आती है ना। तो नोट्स बनाना आपके लिए जरूरी है। ठीक, नोट्स आप अपनी लैंग्वेज में बनाओ। कई बार होता है कि हमें बुक की लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो नोट्स क्या करोगे, नोट्स जो भी आप बना रहे हो अपनी लैंग्वेज में बनाओ, ताकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको रिवाइज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे माना आपने नोट्स नहीं बनाए और लास्ट टाइम पे आप रिवीजन करना चाह रहे हो, तो बुक से अगर आप रिवाइज करोगे तो बुक में तो इतना सारा सिलेबस पड़ा हुआ है, आप पूरी बुक तो पढ़ोगे नहीं फिर से। तो नोट्स से क्या होगा आपको कि एक तो आपका टाइम बच जाता है, ठीक है, और दूसरा कि जो आप नोट्स बनाते हो वो आप अपनी लैंग्वेज में बनाते हो तो वहां पे आपको जो है आसानी से समझ भी आ जाता है। तो नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं,
जैसे कि आपको और कौन कौन सी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो एनसीईआरटी के अलावा, आप और कौन कौन सी बुक्स ले सकते हो। एनसीईआरटी तो पढ़नी है, ठीक है, बट एनसीईआरटी में आप देखोगे तो एनसीईआरटी में एमसीक्यूज क्वेश्चन नहीं होते, तो एमसीक्यूज के लिए आप कुछ और बुक्स प्रेफर कर सकते हो। जैसे कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में ओपी टंडन आप यूज कर सकते हो, या एक विलेज केमिस्ट्री है हमारे पास, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें तो वीके जायसवाल की आप बुक ले सकते हो, ठीक। और अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक में हमारे पास जैसे जेडी ली है या एमएस चौहान की बुक है। देखो ये जो बुक्स हैं ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बुक्स है, आप चाहो और कोई बुक आप ले सकते हो, ठीक। तो एमसीक्यूज के लिए आप इनमें से कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो। और दूसरा आपको जो करना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर के जो भी आपके क्वेश्चन पेपर है नीट या जेई के, उन्हें भी आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, या फिर आपको जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी साथ में सॉल्व करते रहना है। तो ठीक है, मेरी तरफ से बस ये था। ओके, थैंक यू। Okay, sir. Thank you very much for your valuable information related to NTSC, NEET, and CBSE. And I hope that most of the students' doubts have been clear. So, at last, I would like to thank our school management, principals, students, those who have attended this webinar and make it successful. And I hope that next time we would also come with one more webinar. So don't miss any single webinar because you get something here. Okay. So new information and related to the preparation of the exam, that how can we prepare for the exam. So you can get the information related to that. So thank you very much once again.